स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द कलकत्ता हाई कोर्ट के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा कैरी आउट किए गए एक रिक्रूटमेंट को यहाँ पे टर्मिनेट किया गया है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा 2016 के समय में 25,000 के आसपास जो पर्सनस हैं उनको रिक्रूट किया गया था एज ए टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स, रिसेंटली जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा इस कम्प्लीटली जो रिक्रूटमेंट है उसको टर्मिनेट कर दिया गया है। आप देखिए कि कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा अपने जजमेंट के अंदर ऑब्जर्व किया गया कि ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के रिगार्डिंग में है, और आर्टिकल 16 जो एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इस कम्प्लीटली जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उनको इन दोनों आर्टिकल्स का जो वायलेशन है उसके रूप से यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा। इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर में जो करप्शंस हैं उसके भी एलिगेशंस देखने के लिए मिले हैं। तो आप देखिए कि उसी के रिगार्डिंग में सीबीआई नाम का जो हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा जो कम्प्लीटली जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन है उसको कैरी आउट किया जाएगा, ऐसे जो डायरेक्शंस हैं उनको भी इश्यू किया गया है कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा। स्टूडेंट्स, अगर हम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच किया जाएगा एज ए वे ऑफ अपील के थ्रू में इस जजमेंट के अगेंस्ट में। आप देखिए कि आपके यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। एक तो कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा जो डायरेक्शन इश्यू किया गया है सीबीआई को, उसके पर्सपेक्टिव से आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर हम सीबीआई के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप से आपको ये देखने के लिए मिलता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट किस एक्ट के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा? दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है स्टूडेंट्स 1946 का। दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946 का। आप देखिए कि ये जो एक्ट है दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट में आया था? वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय काफ़ी सारा जो करप्शन के जो केसेज हैं वो सामने आए थे, तो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा एक एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया गया जिसके कि करप्शन के जो एलिगेशंस हैं उनका इंक्वायरी वहाँ पे कैरी आउट किया गया था। आप देखिए कि इंडिपेंडेंस के बाद में 1962 के थ्रू एक कमेटी बनती है करप्शन को रोकने की रिगार्डिंग में। कमेटी का नाम है स्टूडेंट संतानम कमेटी। तो संतानम कमेटी के द्वारा डायरेक्शन को इश्यू किया गया और सीबीआई नाम का जो एजेंसी है उसको क्रिएट किया गया है इसी एक्ट के थ्रू में। अगर हम सीबीआई के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें स्टूडेंट्स, तो आप देखिए कि जब भी सीबीआई को यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट करना है स्टेट्स के अंदर में, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसी एक्ट का जो सेक्शन 6A है, सेक्शन 6A है इसी एक्ट का, जिसके थ्रू यहाँ पे जो जनरल कंसेंट है वो प्रोवाइड करना होता है। आप देखिए कि जनरल कंसेंट है जो बेसिकली किनके द्वारा दिया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा दिया जाता है। काफ़ी बार आपको लास्ट 4 to 5 ईयर्स के अंदर देखने के लिए मिला है कि काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा जो जनरल कंसेंट है वो नहीं दिया गया सीबीआई नाम का जो एजेंसी है उसे। अगर यहाँ पे जनरल कंसेंट वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया गया है सीबीआई को, बट आप देखिए कि हाई कोर्ट के द्वारा उस स्टेट का जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा, हाई कोर्ट के अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन इश्यू किया जाता है किसी भी केस के अंदर में कि सीबीआई के द्वारा उस केस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो कैरी आउट किया जाएगा, तो उस समय में जो जनरल कंसेंट है उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, जो कि बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं उनके पर्सपेक्टिव से भी आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आप देखिए कि 3 मेंबर्स का एक कमेटी आपको देखने के लिए मिलता है। 1988 का हमारा जो करप्शन के रिगार्डिंग में एक केस है, सॉरी 1988 का नहीं, हमारा जो सीवीसी का जो एक्ट है उसी के थ्रू में आप देखिए कि इनका जो डायरेक्टर है उनको यहाँ पे जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर के रूप से भी आपको देखने के लिए मिलेगा। एक कमेटी के द्वारा यहाँ पे सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं, जो चेयरमैन है, उनको चूज किया जाता है, उन्हीं के थ्रू जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि सीबीआई का जो चेयरमैन चूज किया जाता है उसके अंदर में जो सिलेक्शन कमेटी के अंदर कौन कौन रहा करते हैं? पीएम सर आपको देखने के लिए मिलते हैं। पीएम सर के अलावा आप देखिए कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है किसके अंदर में? लोकसभा के अंदर में। और अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो यहाँ पे जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है उसके लीडर को यहाँ पे चूज किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सीजीआई सर हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इन 3 मेंबर्स का जो कमेटी है वो आपको देखने के लिए मिलता है। सीबीआई का जो
यहाँ पे डायरेक्टर है उनको सेलेक्ट करने के पर्सपेक्टिव से। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन सीबीआई के पर्सपेक्टिव से हमने रीड किया। कलकत्ता हाई कोर्ट की डायरेक्शंस के बारे में देखा, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 16 है, उनका वायलेशन ऑब्जर्व किया गया है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर वे ऑफ अपील के थ्रू अप्रोच किया जाएगा। एक आप देखें कि कभी भी दो स्टेट्स के अंदर में अगर कोई कन्फ्लिक्ट है, सपोज कीजिए 2 स्टेट्स है, यहाँ पे किसी एरिया के अंदर इनका कन्फ्लिक्ट है, तो उस समय में या स्टेट और सेंटर का कोई कन्फ्लिक्ट है, आपको काफ़ी बार देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप देखिए कि कर्नाटका का स्टेट और सेंटर का जो कन्फ्लिक्ट है, तो उस दौरान में यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच किया जा सकता है, वो आपको देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल 131 है जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है कि यहाँ पे सेंटर और स्टेट का कोई कन्फ्लिक्ट हो, स्टेट और स्टेट का कोई कन्फ्लिक्ट हो, तो उस दौरान में जो केस है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही अप्रोच होगा, किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट के अंदर अप्रोच नहीं किया जाएगा उस केस के अंदर में। बट आप देखिए कि इंटर स्टेट जो वाटर डिस्प्यूट्स हैं, इंटर स्टेट जो वाटर डिस्प्यूट्स हैं, उनको कि आर्टिकल 131 के अंदर नहीं रखा गया है, जो कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का यहाँ पे पार्ट है। अब आपको यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कलकत्ता हाई कोर्ट के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है। आप देखिए कि दिल्ली के अंदर यूनियन टेरिटरी है, बट वहाँ पे आपको लेजिस्लेटिव असेंबली भी देखने के लिए मिलता है। तो दिल्ली का तो खुद का हाई कोर्ट है स्टूडेंट, दिल्ली का खुद का हाई कोर्ट आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आप देखिए कि जो जम्मू एंड कश्मीर है उनका भी खुद का हाई कोर्ट है, क्योंकि 2019 के समय में उनको भी बेसिकली एज ए यूनियन टेरिटरी के रूप से कन्वर्ट कर दिया गया था। बट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, जो किसी स्टेट के हाई कोर्ट के अंडर में आपको देखने के लिए मिलती हैं। अगर हम बात करें कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर में आपको कौन सा यूटी देखने के लिए मिलेगा, आप देखिए कि यहाँ पे पुडुचेरी भी सिचुएटेड है। क्या पुडुचेरी बेसिकली कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर में आपको देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट? तो पुडुचेरी नहीं है। यहाँ पे आपको जो अंडमान एंड निकोबार हैं, अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है, जो बेसिकली आपको कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर में देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए अंडमान एंड निकोबार से रिलेटेड अगर आपका कोई पर्सन भी है, कोई पर्सन भी बिलोंग करता है अंडमान एंड निकोबार से, उसका अगर आप उसके नंबर को अगर आप सर्च करते हो, नंबर को सर्च करते हो, ट्रू कॉलर इस तरीके के जो एप्लीकेशंस हैं उसके ऊपर में, तो उनका जो आपको लोकेशन है वो शो किया जाएगा कि वो कलकत्ता के अंदर में रहा करते हैं। तो कलकत्ता यहाँ पे आपको कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर में जो अंडमान एंड निकोबार है वो देखने के लिए मिलता है। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे पुडुचेरी के बारे में, जिसके पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस किया, आप देखिए कि पुडुचेरी 4 एरियाज़ के अंदर में आपको देखने के लिए मिलती है। यमन है, माहे केरल के वहाँ पे सिचुएटेड है, कराईकल एंड पुडुचेरी तमिलनाडु के वहाँ पे सिचुएटेड है। तो मद्रास हाई कोर्ट के अंदर में आपको ये जो पुडुचेरी का एरिया है वो देखने के लिए मिलेगा। अगर हम केरल हाई कोर्ट के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि हमारा जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वो केरल हाई कोर्ट के अंदर में देखने के लिए मिलेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट के पर्सपेक्टिव से अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो आप देखिए कि दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव का जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो आपको बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन आपको हाई कोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस किया। आप देखिए आपको एक हाई कोर्ट के पर्सपेक्टिव से एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो जाके रीड करना, गूगल करना, या अपना जो पॉलिटी का बुक है उससे आप देखना इसके बारे में। आप देखिएगा आपको हाई कोर्ट के पर्सपेक्टिव से एक इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए कि कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है जिसके अंडर में आपको मैक्सिमम स्टेट्स का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो देखने के लिए मिलता है। क्या हमारे नॉर्थ ईस्ट का कोई हाई कोर्ट है जिसके अंदर में 3 to 4 स्टेट्स हैं उसके अंडर में कवर किए गए हैं? या आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि किस हाई कोर्ट्स के अंदर में मैक्सिमम जो स्टेट्स का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आपको अपना जो स्टेट है उसके हाई कोर्ट का जो डिफरेंट बेंचेज हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि अगर हम मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से रीड करते हैं तो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है भोपाल के अंदर में, उसका अलग अलग जगह पे आपको जो बेंच है वो देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि इंदौर के अंदर भी उनका बेंच है, उनका एक बेंच आपको जबलपुर के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। अगर हम उत्तर प्रदेश के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो उनका इलाहाबाद हाई कोर्ट है स्टूडेंट्स। तो ये हाई कोर्ट का इंफॉर्मेशन यहाँ पे हुआ। आप देखिए कि पीएम सर के द्वारा कुछ स्टेटमेंट दिया गया था पॉलिटिकल रैली के अंदर में। उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट में जो अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके द्वारा इलेक्शन कमीशन को अप्रोच किया गया है कि उनका जो रिमार्क है, रिमार्क के अगेंस्ट में जो एक्शंस है वो लिया जाए। बेसिकली यहाँ पे जो अपोजिशन का पॉलिटिकल पार्टी है उनके द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के रूप से देखा गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको 2017 का एक जजमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए। अभिराम केस आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए अभिराम जो केस है वो क्या है कि यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा
कास्ट है, कम्युनिटी है, रिलीजियस जो कम्युनिटी है, उनका यूज है वो नहीं किया जा सकता है अपने स्पीच के अंदर में। तो आपको अभिराम केस के बारे में यहाँ पे जरूर से इंफॉर्मेशन होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक इंडियन पर्सन है जिनके द्वारा चेस का जो टूर्नामेंट हुआ करता है, तो चेस के रिगार्डिंग में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसके लिए क्वालिफाई किया गया है 17 की एज के अंदर में। नेम क्या है स्टूडेंट्स? इनका नेम आपको डी गुकेश नाम से इनका नेम है वो देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि टोरंटो के अंदर में इनका जो यहाँ पे मैच है वो हुआ था, उसके अंदर में इनके द्वारा जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसको यंगेस्ट एज के अंदर में क्वालिफाई किया गया है 17 का एज के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें सूरत के पर्सपेक्टिव से है, सूरत के अंदर में आप देखिए कि पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनके अगेंस्ट में जो जिस पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट थे उसके अगेंस्ट में जो कैंडिडेट थे उनका जो नॉमिनेशन पेपर है उसको रिजेक्ट कर दिया गया था रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। क्यों वहाँ पे रिजेक्ट किया गया? नॉमिनेशन पेपर के अंदर में आपको कुछ प्रोपोजर्स के नेम है वो देखने के लिए मिलते हैं, जो आपका नॉमिनेशन है उसको प्रपोज करते हैं उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो बिलोंग करने चाहिए। आप देखिए कि उन प्रपोजर्स के द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को लेटर लिखा गया कि हमारा जो नेम है, हमारे जो साइंस हैं वो गलती से करवा लिए गए थे, या इस तरीके से कुछ आपको डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिला। तो उस समय में वहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा उनका जो नॉमिनेशन पेपर है उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और भी जो काफ़ी सारे इंडिविजुअल पर्सन है जो कंटेस्ट कर रहे थे उनके द्वारा भी अपना जो नॉमिनेशन पेपर है उसको विड्रॉवल कर लिया गया है। तो विड्रॉवल करने की वजह से आप देखिए कि यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट हैं सूरत से वो बिलोंग करते हैं, तो उनका जो अनअपोज यहाँ पे विक्ट्री है वो देखने के लिए मिला है। ऐसा ही एक अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी एक इंसिडेंट सामने आया था। आप देखिए वहाँ पे भी एक पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट है, उनके अगेंस्ट में किसी के द्वारा भी जो इलेक्शन है वो कंटेस्ट नहीं किया गया, उनका भी वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी के पर्सन का विक्ट्री देखने के लिए मिला था। तो ये बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट्स लोकसभा इलेक्शंस के रिगार्डिंग में है। सूरत के बारे में जब भी डिस्कस किया जाता है तो आपको यहाँ पे जो गुजरात को हम यहाँ पे रीड करते हैं स्टूडेंट, गुजरात का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे सूरत है वो सिचुएटेड है। आप देखिए कि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं कि उनको सरदार का जो टाइटल है वो दिया गया है। सरदार का टाइटल कहाँ पे दिया गया था? बारडोली के अंदर में। जब आप सूरत के अंदर अप्रोच करोगे स्टूडेंट, सूरत के लिए विजिट करते हो, तो सूरत के ईस्टर्न पार्ट के अंदर ही आपको यहाँ पे बारडोली का एरिया है वो देखने के लिए मिलता है। हमारा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसको कि हम काकरा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से जानते हैं, वो भी सूरत के पास ही स्टूडेंट्स वहाँ पे सिचुएटेड है। तापी नाम का जो रिवर है, जो तापी नाम का रिवर है, 4 रिवर्स आपको इस एरिया के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। आप देखिए गुजरात और महाराष्ट्र का कुछ एरिया के अंदर में 4 रिवर्स आपको देखने के लिए मिलती हैं, जिनको कि हम याद कर सकते हैं समानता के नाम से। और भी काफ़ी सारे रिवर हैं जो कि यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट के अंदर फ्लो करती हैं। तो आप देखिए कि समानता के नाम से कैसे याद करेंगे? एस से आप देखिए कि साबरमती है, एम से आप देखिए कि माही है, एन से आप अगर हम रीड करें तो नर्मदा है, और टी से आप देखिए कि तापी है। तो साबरमती, माही, नर्मदा और तापी ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है, और इनके द्वारा क्या नहीं बनाया जाता है स्टूडेंट्स? आपको जो डेल्टा का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। और भी काफ़ी सारी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, बट ये मेजरली यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट के अंदर सिचुएटेड हैं। और भी काफ़ी सारी आपको जो जुआरी नाम का जो रिवर है वो गोवा के एरिया से आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि इनके द्वारा डेल्टा क्यों नहीं बनाया जाता? क्योंकि काफ़ी छोटा इनका कोर्स आपको देखने के लिए मिलेगा। जो सेडिमेंट्स कैरी करना रिवर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सेडिमेंट्स इनके द्वारा नहीं कैरी किए जाते हैं। तो ये भी सूरत के एरिया से ही निकलती हैं, वहीं आसपास के रीजन से निकलती हैं। यहाँ पे हमने माही रिवर के बारे में रीड किया स्टूडेंट्स। माही रिवर के बारे में जब भी आप रीड करते हो तो आपको एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो 23.5 आपको नॉर्दर्न पार्ट के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार इसके द्वारा कट किया जाता है। 2 बार कैसे कट किया जाएगा? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो राजस्थान से भी पास करता है। अब अगर हम बात करें यूपीएससी के एक पेपर के बारे में स्टूडेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए जियो साइंटिस्ट का एक पेपर हुआ करता है। जियो साइंटिस्ट के पेपर के अंदर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का नाम दे दिया गया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया से ईस्टर्न पार्ट के लिए फ्लो कर जाया करता है। तो इस दौरान में उसमें टोपोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया कि टोपोग्राफी कैसा रहेगा। तो राजस्थान के जो सदर्न पार्ट के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उस एरिया से ये निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो ये जो माही रिवर है मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट करते हुए राजस्थान के उस एरिया तक पहुंचती है और फिर वापस से जाती है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो हिस्सा है उसको ये 2 बार कट किया करती है। ऐसा क्वेश्चन काफ़ी बार देखने के लिए मिलता है। हमने क्विज एक कंडक्ट करवाया था आपके लिए, क्विज नंबर जो फर्स्ट है आप YouTube चैनल के ऊपर देख लेना उसको, अगर आपने नहीं देखा है, क्वेश्चंस को नहीं सोल्व किया है। उसके अंदर हमने एक क्वेश्चन पूछा था 3 रिवर्स का
कि जो इक्वेटर का जो लाइन है उसको कौन सा रिवर के द्वारा क्रॉस किया जाता है, क्या कोंगो रिवर है उसके द्वारा क्रॉस किया जाता है 2 टाइम्स, और कैप्रिकॉर्न का जो रिवर है जो कि एक अफ्रीका से ओरिजिनेट करता है, क्या उसके द्वारा यहाँ पे कैप्रिकॉर्न का जो लाइन है उसको 2 टाइम्स क्रॉस किया जाता है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेज का जो क्रॉप है उसको शो किया गया है। हमारा जो अर्थ डे है कब सेलिब्रेट करते हैं, अर्थ डे को हम 22 अप्रैल का जो दिन है उस दिन हम अर्थ डे है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अर्थ आवर के बारे में भी आपको बताना है, अर्थ आवर कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स। कल हमने इसके बारे में लिटिल बिट देखा भी था कि कब इसको सेलिब्रेट किया गया, कितनी देर के लिए जो लाइट है उसको ऑफ किया जाता है। तो अर्थ आवर का जो सेलिब्रेशन है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। हैदराबाद का फोटो दिखाया गया है, मेज का ये क्रॉप है। मेज का क्रॉप को यहाँ पे जो हमारे बर्ड्स हैं उनसे बचाने के लिए फार्मर्स के द्वारा क्या किया गया, प्लास्टिक का यूज किया गया है, पोलोथीन्स हैं उनका यूज किया गया है मेज का जो सिट्टा हुआ करता है तो उसके रिगार्डिंग में। तो आप देखिएगा अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो हमारा जो अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया, अर्थ डे का जो मेनली जो थीम था 2024 का जो अर्थ डे है उसका थीम आपको क्या देखने के लिए मिलता है, थीम आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारा जो प्लानेट है, प्लानेट वर्सेज प्लास्टिक, प्लानेट वर्सेज प्लास्टिक। बट आप देखिए कि यहाँ पे पॉलीथीन के अंदर प्लास्टिक का यूज किया गया है, वो उनके खुद के बेसिकली यहाँ पे क्रॉप को बचाने के लिए है, ये थीम था, ये आपको याद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच किया गया था कर्नाटका के द्वारा कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके अप्रोच के द्वारा उन्होंने वायलेशन के रूप से कहा गया कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का ये वायलेशन है, ऐसा उनके द्वारा बताया गया है कर्नाटका के द्वारा। फेडरल सिस्टम है उसका जो ये जितना भी डिस्प्यूट्स है उसको रिजोल्व कीजिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेंटर को कहा गया कि कोई भी ड्रॉट का सिचुएशन है, कैसा भी सिचुएशन है उसके अंदर में स्टेट्स को आपको रिलीफ है वो प्रोवाइड करना है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंसुलिन का डिमांड के रिगार्डिंग में है, सीएम जो दिल्ली के जो सीएम है जिनको कि अरेस्ट किया गया था जो जेल के अंदर है प्रेजेंट समय में, तो इंसुलिन का डिमांड इस वजह से है उनका शुगर इम्बैलेंस होने की वजह से, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स देखने के लिए मिली थी। आपको इंसुलिन के बारे में पता होना चाहिए, इंसुलिन है क्या। इंसुलिन आप देखिए कि बॉडी का जो एनर्जी सप्लाई है उसको रेगुलेट किया जाता है, नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर ये क्रिएट होता है, बट आपके अंदर अगर शुगर कंटेंट हायर होगा तो उस समय में जो इंसुलिन है उनका क्रिएशन आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। फिर आप देखिए कि उसको इंजेक्शन के थ्रू में इजेक्ट करना होता है, इंजेक्शन के थ्रू में उसको इंसर्ट किया जाता है बॉडी के अंदर में। तो इंसुलिन क्या है, इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर में जो एनर्जी सप्लाई है उसको रेगुलेट करने का जो प्रोसेस है उसको ये कैरी आउट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे जो लैंडफिल्स का एरिया है उसके अंदर फायर का जो इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला दिल्ली के अंदर में। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, आप देखिए कि स्वच्छ भारत अभियान है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था कि सभी को क्लीननेस को अचीव करना है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के अंदर हमारी जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है सैनिटेशन का। आप देखिए कि इसके अंदर में आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेगा इंदौर का। इंदौर नाम का जो सिटी है वहाँ पे ये एक मूवमेंट के रूप से आपको देखने के लिए मिल चुका है, इंदौर के अंदर में एक मूवमेंट के रूप से देखने के लिए मिलता है कि वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा भी सिटी को क्लीन रखा जाए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो यहाँ पे वेस्ट है उसका प्रोसेसिंग किया जा सके। तो इस तरीके से आपको जो प्रोसेस है वो इंदौर के अंदर देखने के लिए मिलता है। अभी हमने सूरत के पर्सपेक्टिव से रीड किया, आप देखिए कि सूरत के अंदर भी इसी तरीके से सूरत का भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। जो स्वच्छ भारत अभियान के अकॉर्डिंग में हमारे सिटीज़ को रैंकिंग किया जाता है स्वच्छ सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग में। कौन सा सर्वे है स्टूडेंट, स्वच्छ सर्वेक्षण। अर्बन एरिया के अंदर जो स्वच्छ सर्वेक्षण है कौन सा मिनिस्ट्री निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसके जो मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी सर हैं जो पहले IFS ऑफिसर हुआ करते थे फॉरेन सर्विस के अंदर में। तो आप देखिए कि इंदौर के अंदर में इस तरीके का आपको डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है, इंदौर की पर्सपेक्टिव से हमने देखा। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये है कि दिल्ली के अंदर जो लैंड फील्ड्स है वहाँ पे फायर का इंसिडेंट हुआ, फायर का इंसिडेंट आया है स्टूडेंट। तो आप देखिए कि दिल्ली के अंदर में जो वेस्ट का जो कलेक्शन है
उसके रिगार्डिंग में जो डंपिंग यार्ड है, डंपिंग यार्ड आपको ओपन देखने के लिए मिलते हैं। ओपन डंपिंग यार्ड नहीं होने चाहिए। अगर वेस्ट का जो ट्रीटमेंट है, वेस्ट को यहाँ पे सेग्रीगेट करना है, उसके रिगार्डिंग में वेस्ट का सेग्रीगेशन आपको ये जो स्वच्छ भारत अभियान के जो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं उसके अंदर भी देखने के लिए मिलते हैं कि जो गीला कचरा है, ड्राई कचरा है, गीला कचरा है, उसको आपको सेग्रीगेट करना है ओरिजिन के बेसिस पे, कि आपके हाउस होल्ड के बेसिस पे इसको आपको सेग्रीगेट करना है। बट आप देखिए क्या ये प्रैक्टिस आपको देखने के लिए मिलती है आपके लोकल एरिया के अंदर में, गीला कचरा और जो ड्राई कचरा है उसको सेपरेट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ओरिजिन के बेसिस पे मैक्सिमम सिटीज़ के अंदर ये नहीं देखने के लिए मिलता है। बेसिकली इस प्रोसेस को किया जाना चाहिए। अगर यहाँ पे इस तरीके से जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट किया जा सके बेसिकली, और इस तरीके से लैंड फिल्स के अंदर में जो इंसिडेंट है जो दिल्ली के अंदर देखने के लिए मिलता है, ये लैंड फिल्स आप ये देखिए कि दिल्ली के अंदर कचरे के जो पहाड़ हैं वो बने हुए हैं। गाजीपुर का एरिया है, गाजीपुर के अलावा अगर हम बात करें एक भलसवा का एरिया है जहाँ पे इस तरीके का जो लैंड फिल्स है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। और ये ओवर डंपिंग हो चुका है, इनका जो जितना कैपेसिटी है उससे ज़्यादा यहाँ पे जो कचरा है वो इकट्ठा हो चुका है। उसी के अंदर में यहाँ पे जो फायर का जो इंसिडेंट है वो सामने आया है। तो इन सब जो डेवलपमेंट है उसके बारे में हमने रीड किया। अब अर्थ का जो गुड हेल्थ है उसके पर्सपेक्टिव से रीड करते हैं। आप देखिए कि अर्थ के गुड हेल्थ के रिगार्डिंग में यहाँ पे एक बेसिकली अर्थ के ऊपर जो रहने वाले ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके एक राइट के रूप से भी देखा गया है। अर्थ का खुद का भी एक गुड हेल्थ है वो होना चाहिए, उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो हम कुछ डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे, इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी डेवलपमेंट है। आप देखिए कि रिसेंटली यूरोपियन कोर्ट के द्वारा, यूरोपियन जो कोर्ट है उनके द्वारा एक जजमेंट को इश्यू किया गया। जजमेंट ये इश्यू किया गया था कि जो बेसिकली कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीजन कुछ महिलाएं हैं, उनके द्वारा अप्रोच किया गया कि उनका ह्यूमन राइट है कि उनको यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है उसके अगेंस्ट में जो राइट्स है उसके अगेंस्ट में जो प्रोटेक्शन है वो चाहिए। तो स्टूडेंट्स यूरोपियन कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पे जो स्विस का जो गवर्नमेंट है, स्विट्जरलैंड का जो गवर्नमेंट है, उनके द्वारा बेसिकली यहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो सीनियर सिटीजन वुमेन्स हैं, उनको बेसिकली प्रोटेक्ट नहीं किया गया है क्लाइमेट चेंज का जो एडवर्स कंडीशन है उसके अगेंस्ट में। क्लाइमेट क्राइसिस है उसको एज ए ह्यूमन राइट क्राइसिस के रूप से यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया। स्टूडेंट्स अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा भी रिसेंटली इसी तरीके का एक जजमेंट है उसको दिया गया था कि अकॉर्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 21 है, उसके अंदर में हर एक पर्सन को राइट है। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जो गोडावन नाम का जो पक्षी है, राजस्थान का स्टेट बर्ड है, उसके केस के रिगार्डिंग में ये जजमेंट दिया गया कि हर एक पर्सन को राइट है कि उनका जो क्लाइमेट चेंज का जो एडवर्स इम्पैक्ट है उसके अगेंस्ट में उनको जो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड किया जाए। यहाँ पे एडवर्स जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, एडवर्स जो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है उसके अगेंस्ट में जो प्रोटेक्शन है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। तो आप देखिए कि ये इंडिया का डेवलपमेंट देखने के लिए मिला है। सिमिलर लाइन के ऊपर में आपको यूरोपियन जो कोर्ट है उसका जजमेंट देखने के लिए मिला है। उसी के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो रिसेंटली यहाँ पे एक WMO का रिपोर्ट सामने आया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। स्टेट कैसा है ग्लोबल क्लाइमेट का, जो स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट के अंदर में स्टूडेंट्स यहाँ पे माना गया है, ग्लोबल क्लाइमेट जो रिपोर्ट है उसके अंदर में माना गया है कि 2023 का जो ईयर है वन ऑफ द हॉटेस्ट ईयर है वो अर्थ के ऊपर में देखने के लिए मिला है। अर्थ का जो मीन टेम्परेचर है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। हमारी जो अर्थ है वो हीटिंग की तरफ अप्रोच कर रहा है स्टूडेंट, तो उसको यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट है उसी के पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट्स यहाँ पे रिसेंटली डिस्कस किया गया है कि जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, उनके द्वारा एक जो असाइनमेंट है उसको कैरी आउट किया गया है कि कुछ हमारे यहाँ पे जो नॉर्थ एंड साउथ की जो कंट्रीज हैं उसके अंदर में किस तरीके से जो डिवाइड है वो आपको देखने के लिए मिलता है क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से। तो नॉर्दर्न साइड के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो सदर्न साइड के डेवलपिंग कंट्रीज आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो उनके डिवाइड के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे डिस्कस किया गया। किसके अंदर में? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के असाइनमेंट के अंदर में आपको ये देखने के लिए मिलता है। तो इसको किस तरीके से इस क्लाइमेटिक कंडीशन है, एडवर्स क्लाइमेट का चेंज का जो इम्पैक्ट है उसको किस तरीके से डील किया जाए, इंडिया की एक अप्रोच के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इंडिया की अप्रोच के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस ये किया गया है कि इंडिया के द्वारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो हमारे मैक्सिमम अर्थ के रिगार्डिंग में हैं, कुछ क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से भी हैं,
तो आप देखिए उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंडिया के द्वारा जिस तरीके से लोकलाइजेशन किया गया है, जिनको लोकलाइजेशन किया गया है, तो उस लोकलाइजेशन को यहाँ पे एक बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा कि आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो थर्ड टायर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा भी एसडीजी गोल्स को अपने बेसिस पे अचीव किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट्स का भी कुछ डेवलपमेंट है उसको भी मेजर किया जाता है एसडीजी गोल्स के रिगार्डिंग में। और स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे हमारा जो नेशनल अचीवमेंट है, नेशनल एसडीजी गोल्स का जो इंडेक्स है वो भी आपको स्टेट वाइज के बेसिस पे कंप्लीट नेशन का जो अप्रोच है वो भी देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि एसडीजी गोल्स का एक रिपोर्ट है वो भी निकाला जाता है इंडिया के अंदर में, जिसके अंदर स्टेट्स का जो परफॉर्मेंस है उसको एनालिसिस किया जाता है। तो इंडिया की इस अप्रोच के बारे में डिस्कस किया गया। कंसर्न्स यहाँ पे रेज किए गए स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट के अंदर में कि आर्कटिक जो एरिया है, आर्कटिक का जो एरिया है, अंटार्कटिक का जो एरिया है, वहाँ पे आइस का जो मेल्टिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। अभी रिसेंटली हमने कुछ दिन पहले आप देखिए कि रसिया के अंदर में एक न्यूज़ को रीड किया था कि रसिया के अंदर में जो आर्कटिक के रीजन के अंदर अगर ग्लेशियर्स का मेल्टिंग स्टार्ट होगा तो स्टूडेंट, तो आप देखिए रसिया के अंदर में या काफ़ी सारे जो नॉर्दर्न स्टेट्स, नॉर्दर्न कंट्रीज हैं उनके अंदर में जो फ्लड का जो सिचुएशन है वो क्रिएट होगा। और फ्लड का जो सिचुएशन है ऐसा ही एक रसिया के अंदर देखने के लिए मिला था, जिसमें काफ़ी सारे जो लोग हैं उनको इवैक्यूएट किया गया था ओम्स्क नाम का जो रीजन है वहाँ से। तो ऐसे इस तरीके से जो अर्थ का जो राइट है गुड हेल्थ का, उसको रिस्टोरेशन के बारे में डिस्कस किया गया है। एसडीजी गोल्स को हमको अचीव करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिसेबिलिटी जो पर्सन है, डिसेबल जो पर्सन है उनके राइट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि पॉलिटिकल स्पेस के अंदर में डिसेबल पर्सन का क्या कोई डिस्कशन हुआ करता है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बताया गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पॉलिटिकल पार्टी है, सीपीआईएम नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है, तो स्टूडेंट सीपीआईएम नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उनके द्वारा अपना मैनिफेस्टो के अंदर में, उनके द्वारा अपना जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर में डिसेबल पर्सन्स को जो राइट्स है वो प्रोवाइड किया जाएगा। उनके रिगार्डिंग में जो अमेंडमेंट्स है उनके द्वारा कैरी आउट किया जाएगा आर्टिकल 14 एंड 15 के अंदर में। ऐसा यहाँ पे 15 एंड 16 के अंदर जो अमेंडमेंट है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें इंडिया के अंदर जो डिसेबल पर्सन्स हैं उनको किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया गया है, किस तरीके से राइट्स उनको दिए गए हैं उसके पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि इंडिया के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है जो डिसेबल राइट मूवमेंट्स हैं उनका भी एक डिमांड है कि आर्टिकल जो 15 है जिसके अंदर कुछ जो डिस्क्रिमिनेशन को कैरी आउट किया जाता है उनका वायलेशन को रोका गया है आर्टिकल 15 के थ्रू में, कि आपको कोई भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कैरी आउट नहीं कर सकता है। बट आप देखिए कि उसके अंदर डिसेबल पर्सन को भी ऐड करने के बारे में बात किया गया है कि डिसेबल पर्सन के अगेंस्ट में भी किसी के द्वारा डिस्क्रिमिनेशन है वो कैरी आउट नहीं किया जा सकता है। डिसेबल इंडिया का जो एक मूवमेंट है, डिसेबल राइट मूवमेंट है, उसके अंदर भी ये डिमांड देखने के लिए मिलती है। बट आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जो ओरिजिनल आर्टिकल 15 है उसके अंदर डिसेबल पर्सन्स का जो मेंशन है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। इसके रिगार्डिंग में अगर हम डिस्कस करें 2019 के समय में आप देखिए कि यूएन का एक जो आपको कन्वेंशन है या यूएन की कमेटी का एक आपको जो डिमांड है वो देखने के लिए मिलती है। यूएन कमेटी के द्वारा राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का एक डिमांड है जिसको कि रीअफर्म किया गया था, जो कि आपको बेसिकली आप अगर हम बात करें 2006 का जो कन्वेंशन है, 2006 का जो कन्वेंशन है उसी के थ्रू देखने के लिए मिलता है। यूएन कमेटी का जो डिमांड है कि यहाँ पे डिसेबल पर्सन्स को बेटर वे में जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड किया जाए। 2006 के इस कन्वेंशन के बारे में अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशन का ये कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर राइट फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी। राइट आपको प्रोवाइड करना है पर्सन विद डिसेबिलिटी के जो पर्सन है उनको। तो आप देखिए कि 2007 के समय इंडिया के द्वारा इसको रेटिफाई किया गया था, इंडिया के द्वारा इसको रेटिफाई किया गया 2007 के समय में। 2016 के समय में जो पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो एक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो एक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि एसिड अटैक भी अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट में किया गया है उसको भी डिसेबिलिटी के अंदर में यहाँ पे काउंट किया गया था। जो नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज है उनको इंक्रीज कर दिया गया था 2016 के इस एक्ट के अंदर में। होमवर्क है आपके लिए एक यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज़ कितनी है जिनको कैलकुलेट किया जाता है 2016 के इस पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर में, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ये आपका होमवर्क है। नहीं पता है गूगल कीजिए,
नहीं पता है, आपका जो बुक है करंट अफेयर का जो भी बुकलेट आप रीड करते हो वहाँ से जाके रीड कर दिया, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स ये बेसिक इन्फॉर्मेशंस के बारे में। और आप उसको एक बार देखना भी कौन कौन सी डिसेबिलिटी उसके अंदर ऐड की गई हैं, कौन कौन सी डिसेबिलिटी हैं उनको ऐड किया गया है। उसके अंदर में आपको जो एसिड अटैक है, एसिड अटैक से जो सर्वाइवर जो पर्सनस है उसको भी आपको देखने के लिए मिलेगा 2016 के इस पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे नवतेज सिंह जौहर केस के बारे में डिस्कस किया गया। 2008 का जो नवतेज सिंह जौहर केस है जिसके थ्रू उनको जो कुछ राइट्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, उनका जो रिलेशन है उसको यहाँ पे वैलिड माना गया है। बट आप देखिए कि लास्ट ईयर उसी जो होमोसेक्सुअल कपल्स के द्वारा अप्रोच किया गया था कोर्ट के अंदर में कि उनकी जो मैरिज है उसको की स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में रिकॉग्नाइज कर दिया जाए। तो आप देखिए कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में उनका जो मैरिज है उसको नहीं रिकॉग्नाइज किया गया। नवतेज सिंह जौहर एंड जो आपको यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है उसके अंदर में आपको बेसिकली ये देखने के लिए मिलेगा कि उनको बेसिकली रिकॉग्नाइज किया गया। इसके अलावा 2014 के अंदर में ही आप देखिए कि फरवरी के मंथ के समय में नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर द डिसेबल पर्सन, जो डिसेबल पर्सन है उनका एम्प्लॉयमेंट को कैसे प्रमोट किया जाए उसका एक इनिशिएटिव आपको देखने के लिए मिलता है 2024 के समय में। नेशनल डिसेबिलिटी नेटवर्क को डेवलप किया गया है, नेशनल डिसेबिलिटी नेटवर्क है उसको डेवलप किया गया है फरवरी के मंथ के समय में कि एम्प्लॉयड इनका जो एम्प्लॉयमेंट है जो डिसेबल पर्सन है उनको एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। तो पॉलिटिकल स्पेस के अंदर में इलेक्शन के दौरान में डिसेबल पर्सनस का जो राइट्स है उनके रिगार्डिंग में क्या क्या प्रोविजंस है उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें ताइवान के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि स्टूडेंट्स लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर में अगर हम डिस्कस करें, अभी रिसेंटली अगर हम डिस्कस करें तो अर्थक्वेक का जो सिचुएशन है वो कहाँ पे देखने के लिए मिला है। आपको अर्थक्वेक का सिचुएशन आपको देखने के लिए मिला स्टूडेंट्स कहाँ पे, आपको 2023 का अगर हम बात करें 2023 का इनिशियल फेज के अंदर में आप देखिए कि टर्की और सीरिया का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे अर्थक्वेक का सिचुएशन क्रिएट हुआ, जिसके अंदर में आप देखिए कि टर्की के अंदर में इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा ऑपरेशन दोस्त के थ्रू काफ़ी सारा जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसका भी सप्लाई किया गया था। ऑपरेशन दोस्त आपको देखने के लिए मिलता है, याद रखना स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो टर्की और सीरिया का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे इंसिडेंट देखने के लिए मिला। फिर आप देखिए कि इक्वाडोर के अंदर में एक सिचुएशन क्रिएट हुआ था, अफगानिस्तान का जो हेरात है उसके अंदर एक सिचुएशन क्रिएट हुआ था ऐसा ही सितंबर अक्टूबर के समय में। और उससे अर्लियर फेज के अंदर अगर हम बात करें तो 2016 के समय में आप देखिए कि 15 के समय में आप देखिए कि नेपाल के अंदर एक अर्थक्वेक का सिचुएशन आपको देखने के लिए मिलता है। तो इन अर्थक्वेक की जो सिचुएशंस क्रिएट होती हैं हर एक कंट्री के अंदर डिजास्टर आपको देखने के लिए मिलेगा, उसी के रिगार्डिंग में एक एग्जाम्पल है उसको बताया गया है ताइवान का एग्जाम्पल। स्टूडेंट ताइवान के अगर हम एरिया के बारे में डिस्कस करें तो अर्थक्वेक को जब भी हम रीड करते हैं तो एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपको देखने के लिए मिलती है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के थ्रू जो कंप्लीट एक्सप्लेन किया गया है अर्थक्वेक के पर्सपेक्टिव से, आप देखिए कि यहाँ पे ताइवान के अंदर में जो फिलीपाइंस का जो सी प्लेट है, फिलीपाइंस का जो सी प्लेट है वो पुश कर रहा है यूरेशियन साइड ऑफ प्लेट को। फिलीपाइंस का जो सी प्लेट है उसके द्वारा किसको पुश किया गया है, यहाँ पे यूरेशियन साइड ऑफ प्लेट को। अगर हम इंडियन प्लेट के साथ में उसका कंपैरिजन करें तो इंडियन प्लेट से भी ज़्यादा आपको उसका जो पुशिंग है वो देखने के लिए मिलता है कहाँ पे, आपको जो ये ताइवान का एरिया है, फिलीपाइंस का एरिया है उसी के अंदर में। इसी वजह से आप देखिए कि यहाँ पे जो ताइवान के अंदर अर्थक्वेक्स हैं वो अर्थक्वेक का जो सिचुएशन है, फिलीपाइंस के अंदर अर्थक्वेक का जो सिचुएशन है वो क्रिएट होता है। और स्टूडेंट्स उनका जो इम्पैक्ट ना देखने के लिए मिले ऐसा यहाँ पे एक रेजिलियंट सिस्टम है उसको डेवलप किया गया है ताइवान के अंदर में। तो ताइवान के इसी एग्जाम्पल को डिस्कस किया गया है। जब भी आपसे डिजास्टर से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप अपने आंसर के अंदर में कोट कर सकते हो कि ताइवान का जो प्रोसेस है, अगर हम कंप्लीट प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे तो आप देखिए वो काफ़ी डिफरेंट है। कम्युनिकेशन नेटवर्क है, डिजास्टर रिलीफ टीम है, वहाँ पे उनके द्वारा अप्रोच किया जाता है। क्या इंडिया के अंदर भी यहाँ पे डिजास्टर से रिलेटेड कोई टीम्स आपको देखने के लिए मिलती हैं? तो 2005 के समय में आप देखिए डिजास्टर अथॉरिटी को क्रिएट किया गया था, जिसको पीएम सर, डिजास्टर का जो फंड है उसको पीएम सर के द्वारा हेड किया जाता है सेंटर के ऊपर में, स्टेट के अंदर सीएम के द्वारा। और आप देखिए कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आप भी वहाँ पे पहुँच सकते हो डीएम के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो डिजास्टर फंड है उसको यहाँ पे हेड किया जाता है, उसको यहाँ पे उनके अंडर में आपको ये देखने के लिए मिलता है। इंडिया का जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, जो ट्रेडिशनल हाउसिंग सिस्टम हुआ करते थे इंडिया के अंदर में एंशिएंट समय में या मेडिवल के समय में, उसी हाउसिंग अप्रोच को यहाँ पे बूस्ट करने का ज़रूरत है, जिससे कि ये जो
अर्थक्वेक के सिचुएशन के अंदर में डील किया जा सके। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द स्टार कैंपेनर्स के बारे में है। स्टूडेंट्स, जब भी आप इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में रीड करते हो तो आप देखिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो सेक्शन 77 है वो आपको देखने के लिए मिलता है। 77 के अंदर में बात किया गया है कि जो स्टार कैंपेनर्स के द्वारा जो भी रैली को कैरी आउट किया जाता है किसी भी कैंडिडेट के रिगार्डिंग में, उनका जो एक्सपेंडिचर है उसका मेंशन आपको देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि यहाँ पे हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, अगर यहाँ पे रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टी है, रजिस्टर है किसके रिगार्डिंग में, इलेक्शन कमीशन के पर्सपेक्टिव से, और रिकॉग्नाइज भी है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उनका जो पोलिंग का जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे उसको रिकॉग्नाइज भी किया गया है। तो उस पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे 40 स्टार कैंपेनर का जो आपको रिलैक्सेशन एक लिस्ट है वो देखने के लिए मिलता है। इस 40 स्टार कैंपेनर को उनके साथ में उनको कम्युनिकेट करना होगा इलेक्शन कमीशन को, और जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं स्टेट के अंदर में उनके साथ में कम्युनिकेट करना होगा कि ये हमारा स्टार कैंपेनर का लिस्ट है। बट आप देखिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है, रजिस्टर तो है, वो रजिस्टर किसके थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा, सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, सेक्शन 29A के थ्रू में यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको इलेक्शन कमीशन के थ्रू देखने के लिए मिलता है, रोपा के थ्रू में। तो आप देखिए कि रजिस्टर तो है बट वो रिकॉग्नाइज नहीं है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे 20 स्टार कैंपेनर्स वो मिलते हैं कि 20 स्टार कैंपेनर्स उनके द्वारा कैरी आउट किए जाते हैं। बट आप देखिए कि जब भी यहाँ पे लीडर ऑफ पार्टी हैं जिनको कि स्टार कैंपेनर के रूप से जानते हैं, उनके द्वारा अगर यहाँ पे पार्टी का जो आइडियोलॉजी है उसके बेसिस पे जो प्रमोशन है, जो कैंपेनिंग है वो किया गया जब तक तो सही है। बट अगर उस यहाँ पे स्टार कैंपेनर के द्वारा कैंडिडेट के रिगार्डिंग में वोट्स वहाँ पे मांगी गई हैं, तो उनका जो रैली किया गया है, उनका जो आने जाने का जो खर्चा है वो भी कैंडिडेट का जो एक्सपेंडिचर है उसके साथ में ऐड होता है। और कैंडिडेट का एक्सपेंडिचर किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है स्टूडेंट्स, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। हर एक इलेक्शन के रिगार्डिंग में जो आपको एक्सपेंडिचर है वो देखने के लिए मिलता है कि एक लिमिट के अंदर में आपको जो एक्सपेंडिचर है वो कैरी आउट करना है। क्या यहाँ पे किसी स्टार कैंपेनर के द्वारा कैंपेनिंग के दौरान में कोई भी ऑब्जेक्शनेबल जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है, तो क्या उसके रिगार्डिंग में भी कोई कार्रवाई है इलेक्शन कमीशन का आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, आपको दिल्ली असेंबली के जो इलेक्शंस हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में 2 ऐसे पर्सन्स हैं जिनके द्वारा कुछ ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट्स हैं वो दिए गए थे, तो उनको बेसिकली रोक दिया गया था एज ए स्टार कैंपेनर के रूप से इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो अगर स्टार कैंपेनर के द्वारा वायलेशन किया जाएगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, तो उनको बेसिकली रोक भी दिया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पेक्ट्रम का जो अलोकेशन है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। बेसिकली कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अलोकेशन के रिगार्डिंग में भी कुछ स्पेक्ट्रम से उनको अलोकेट किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस हियरिंग को अलाउ किया गया है। जजमेंट आप देखो क्या देखने के लिए मिलता है। पद्मा अवार्ड्स को यहाँ पे दिया गया है हमारे फॉर्मर जो वाइस प्रेसिडेंट सर हैं उनको दिया गया, वेंकैया नायडू सर हैं उनको, और वे मिथुन चक्रवर्ती जो आपको बेसिकली किसमें देखने के लिए मिलते हैं, उसको आपको सिनेमा के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलता है, उनको भी दिया गया है। नेक्स्ट पद्मा अवार्ड्स के बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि मैक्सिमम 120 पर्सन्स को दिया जा सकता है, बट आप देखिए कि ऐसा ही एक रूल्स एंड रेगुलेशन आपको भारत रत्ना के थ्रू भी देखने के लिए मिलता है कि 3 पर्सन्स को ही दिया जा सकता है। बट इसी साल अगर हम डिस्कस करें तो मोर देन 3 पर्सन्स को जो भारत रत्न अवार्ड है वो दिया गया है। लास्ट टाइम 1999 के समय इस तरीके से अवार्ड दिया गया था, मोर देन 3 पर्सन्स को जो भारत रत्न अवार्ड है वो दिया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक एक्टर है रणबीर सिंह नाम के एक एक्टर हैं, उनके द्वारा FIR फाइल किया गया है कि उनका डीप फेक का वीडियो है उसको यूज किया गया। आप देखिए कि डीप फेक एक काफ़ी बड़ा कंसर्न है। प्रेजेंट समय में आपको फेक न्यूज़ का एक प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है, वैसे ही डीप फेक की वजह से भी किसी भी पर्सन का जो वीडियो है वो क्रिएट कर लिया जाएगा, उनका वॉइस को यूज़ कर लिया जाता है, उनका जो फेशियल स्ट्रक्चर है सब कम्प्लीटली यूज आपको देखने के लिए मिलता है। तो डीप फेक के रिगार्डिंग में उनके द्वारा जो FIR है उसको रजिस्टर करवाया गया है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो वोटिंग के रिगार्डिंग में उनका जो डीप फेक वीडियो है उसको क्रिएट किया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि जो जिन पर्सन का जो एफिडेविट है उसके अंदर में क्रिमिनल केसेज हैं, उन पर्सन्स को यहाँ पे आप देखिए कि मोर नंबर ऑफ जो विक्ट्री है, जो ज़्यादा सीट्स के ऊपर विक्ट्री है वो देखने के लिए मिली है। बट डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स क्या है कि अगर एक पर्सन है उसके ऊपर केस है उसको आप बार नहीं कर सकते इलेक्शन कंटेस्ट करने से। बट आप देखिए एक पर्सन है वो कन्विक्टेड है 2 और मोर देन 2 ईयर का उसको जो सेंटेंस है वो मिला है,
2 साल और 2 से अधिक साल का अगर उसको सजा मिला है तो उसको आप बार कर सकते हो, उसको आप रोक सकते हो कि उनका जो जेल है, उनका जब जेल हो जाएगा, उनका जो प्रिजन का जो सेंटेंस मिला है, उसके बाद में 6 ईयर का जो समय है जब तक उनके द्वारा इलेक्शन को कंटेस्ट नहीं किया जा सकता है। अब आपको इसके रिगार्डिंग में क्या पता होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो सेक्शन 11 है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि ये जो समय है ना 6 ईयर का, इसको रिड्यूस भी किया जा सकता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सियाचिन आपको क्या देखने के लिए मिलता है, हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है। कहाँ पे है, आपको जो सियाचिन का एरिया है वो पाकिस्तान का एरिया भी वहीं से ही शेयर करता है, चाइना का भी एक एरिया सिचुएटेड है। वर्ल्ड का एक हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है जो सबसे ऊंचाई के ऊपर सिचुएटेड है। इंडिया की फोर्सेज वहाँ पे रहा करती हैं। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर सर हैं वो वहाँ पे विजिट के लिए गए थे सियाचिन के सोल्जर्स से मिलने के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि सियाचिन के अंदर एक ऑपरेशन मेघदूत को कैरी आउट किया गया था इंडियन अथॉरिटीज के द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें सियाचिन के ही पर्सपेक्टिव से, तो आपको वहाँ के रीजन के अंदर एक नुब्रा वैली के बारे में भी पता होना चाहिए। आप देखिए कि नुब्रा वैली काफ़ी ब्यूटीफुल आपको देखने के लिए मिलती है जब उसके अंदर में जो स्पेशली स्प्रिंग का जो समय है, ऑटम का जो समय है वो देखने के लिए मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक प्रेग्नेंट महिला है जो बेसिकली रेप सर्वाइवर का माइनर है, रेप सर्वाइवर एक माइनर गर्ल है, उनको बेसिकली यहाँ पे जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट किया गया है। कौन से एक्ट के थ्रू उनका जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट किया गया है स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का एक एक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि 1971 का अर्लियर समय एक एक्ट हुआ करता था जिसमें 0 to लेकर 12 वीक का अगर प्रेगनेंसी है तो उसको डील किया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ एक्ट्स को यहाँ पे प्रेजेंट समय में, ये 71 का एक्ट है, प्रेजेंट समय में इसको क्या चेंज किया गया कि 0 से लेकर 20 वीक तक का अगर प्रेगनेंसी है तो उसको डील किया जाएगा 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा। तो 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसी के थ्रू उसको डील किया जा सकता है। 20 to 24 का है तो यहाँ पे 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा उनका जो प्रेगनेंसी है उसको डील किया जाएगा। बट कुछ स्पेशल केसेज हैं, माइनर पर्सन है, रेप सर्वाइवर है, और कोई डिफ़िकल्टी है, कोई वो जो मदर है, जो वो प्रेग्नेंट वुमेन है, उन्हीं का लाइफ के ऊपर कोई रिस्क क्रिएट होता है तो उस समय में उनका जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है उसको कैरी आउट किया जा सकता है। आप देखिए कि इनका जो 30 वीक का जो समय है वो देखने के लिए मिला था। स्टेट मेडिकल बोर्ड्स हैं उनके द्वारा भी डिसीजंस लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच किया गया तो उनको बेसिकली जो टर्मिनेशन है वो अलाउ किया गया है। ये आपको जो रूल्स हैं वो पता होने चाहिए स्टूडेंट्स, ये काफ़ी बार आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। हमारी जो वुमेन ऑफिसर्स हैं नेवी के अंदर में वो बेसिकली एक ट्रांस ओशियनिक एक्सपेडिशन के लिए गए थे। अभिलाष टॉमी नाम के काफ़ी सीनियर पर्सन है नेवी के अंदर में, रिटायर्ड पर्सन है, प्रेजेंट समय में मेंटर के रूप से आपको देखने के लिए मिलते हैं। वो भी इस एक्सपेडिशन के साथ में गए थे। 2 वुमेन ऑफिसर्स हैं जो INS तरीनी है उसके थ्रू वो यहाँ पे ट्रांस ओशियनिक एक्सपेडिशन के रूप से आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द मलेशिया के पर्सपेक्टिव से है, सेमीकंडक्टर का जो चिप है, सेमीकंडक्टर को यहाँ पे बेसिकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा, उसके एक पार्क के डेवलपमेंट के बारे में कहा गया है। प्रेजेंट समय में जो 13% के आसपास जो सेमीकंडक्टर्स का जो बेसिकली प्रोडक्शन है वो आपको मलेशिया के थ्रू देखने के लिए मिलता है। गाजा स्ट्रिप के अंदर में काफ़ी सारी बॉडीज़ के बारे में बताया गया है, वो आप देखिए कि कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर है। गाजा स्ट्रिप के अंदर अटैक किया गया, काउंटर अटैक किया गया, गाजा स्ट्रिप से हमास के द्वारा अटैक किया गया था पहले इजराइल के ऊपर में 7 अक्टूबर के दिन, फिर इजराइल के द्वारा काउंटर अटैक किया गया। बट आप देखिए कि इजराइल का जो काउंटर अटैक है उसके अंदर में काफ़ी सारे जो संख्या में जो पर्सन्स हैं उनका डेथ देखने के लिए मिला है। जिन होस्टेज को रिलीज कराने के रिगार्डिंग में बेसिकली वो किया गया था, होस्टेज भी रिलीज नहीं करवाए गए। काफ़ी बार होस्टेज रिलीज भी हुए हैं तो उनको बेसिकली सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा ही एलिमिनेट कर दिया गया। तो ऐसे काफ़ी कुछ इंसिडेंट देखने के लिए मिले हैं। नंबर ऑफ डेथ काफ़ी ज़्यादा हैं, कैजुअलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, और लोगों का जो माइग्रेशन है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गाजा से सदर्न पार्ट के लिए, सदर्न से नॉर्दर्न के लिए, वो भी आपको अराउंड 90 to 95% पॉपुलेशन का देखने के लिए मिलता है। ईरान और पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस के बारे में है, उनके द्वारा कुछ इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, इनके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया। पोलैंड के जो यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा कहा गया कि जो नाटो का जो न्यूक्लियर वेपन्स है जल्दी उनके द्वारा अपने कंट्री के अंदर अलाउ किए जाएंगे। नाटो क्या है स्टूडेंट्स? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1948-49 के समय इस्टेब्लिशमेंट में आता है। नाटो के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसका जो आर्टिकल 5 है इस ट्रीटी का, वो आपको क्या देखने के लिए मिलता है? वो आपको देखने के लिए मिलेगा कलेक्टिव डिफेंस का। कलेक्टिव डिफेंस, अगर एक स्टेट के ऊपर अटैक होगा, अटैक ऑन वन इक्वल टू द अटैक ऑन ऑल।
तो सभी लोगों के द्वारा उसको डिफेंड किया जाएगा, सभी फोर्सेज के द्वारा। तो आप देखिए कि कलेक्टिव डिफेंस का अप्रोच है नाटो के अंदर में। उसी के अंदर पोलैंड के द्वारा कहा गया कि यहाँ पे बेलारूस के जो एरिया है, जो बेलारूस का एरिया है, वहाँ पे रसिया के द्वारा न्यूक्लियर वेपन्स रखे गए हैं। तो पोलैंड के अंदर भी नाटो की जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनको रखा जाएगा, जिससे कि डिफेंड किया जा सके आने वाले समय के अंदर में। अब आपको पोलैंड का लोकेशन पता होना चाहिए। आप देखिए एक जगह तो वो बेलारूस के साथ में एरिया शेयर करता है, बट आपको एक ऐसा भी एनक्लेव देखने के लिए मिलेगा जिसको कि हम केलिनग्राड के नाम से जानते हैं, जिसको कि हम केलिनीग्राड के नाम से जानते हैं। आप देखिए कि ये जो केलिनीग्रेड का नाम का एरिया है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय में ये रसिया को दे दिया गया था, और ये वो एरिया है जो रसिया का जो कंप्लीट लैंड एरिया है उसके साथ में कनेक्टेड नहीं है। ऐसा ही आपको एक एरिया अजरबैजान का देखने के लिए मिलता है कि अजरबैजान नाम का जो कंट्री यहाँ पे सिचुएटेड है, यहाँ पे अर्मेनिया सिचुएटेड है। और आप देखिए अजरबैजान का एक एनक्लेव है जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ अर्मेनिया है, जो टर्की का जो एरिया है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। रवांडा के जो पर्सन है उनके डिपोर्टेशन के बारे में है, जो कि बोट के थ्रू में इंग्लिश चैनल को क्रॉस करते हुए ब्रिटेन के वहाँ पे पहुँचे थे, तो उनको डिपोर्ट किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अर्लियर फेज के अंदर कोर्ट के द्वारा मना कर दिया गया था उनका डिपोर्टेशन, बट आप देखिए कि अथॉरिटीज़ के द्वारा कहा गया है कि जल्दी उनका डिपोर्टेशन किया जाएगा। इजराइल के जो हाईएस्ट ऑफिसर हैं उनके द्वारा यहाँ पे रिजाइन किया गया है कि हमास का जो अटैक है वो रोकने से नहीं रोक सके, वो फेलिंग होने की वजह से उनके द्वारा बेसिकली रिजाइन कर दिया गया अपने पोस्ट से। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए, जो भी होमवर्क आपको दिया गया हो उसका भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।